बेटा जरा जाके मल्टीमीडिया खुलवा दें। सिर्फ फारिग बच्चे हैं ना मेरे कसम से। Okay, class. Enough. Yesterday we had done blood groups. Any questions regarding that? जो क्लास में नहीं आए थे, मैंने कल तक के वीडियो सारे क्लास से अपलोड करके आगे गई थी। तो 20 वाली कहाँ है? मैं समझी नहीं बात। अच्छा, तो 19 को हमारी क्लास नहीं हुई थी क्या? अच्छा, चलो मैं देखती हूँ। एक्चुअली मैं कल यही क्लास में डिस्कस कर रही थी कि आप लोगों की जो रिकॉर्डिंग्स है ना, उसमें टाइम और डेट्स बिल्कुल गलत हैं, तो मुझे लिटरली ढूंढना पड़ता है। यही रीज़न था कि कल मैं जब यहाँ से उठी थी तो मैंने 5 मिनट पहले लेक्चर ख़त्म करके और रिकॉर्डिंग हाथ के हाथ अपलोड कर दी थी, क्योंकि फिर वो बाकी रिकॉर्डिंग्स जब आती हैं ना, तो क्योंकि डेट और टाइम दोनों ही गलत हैं। अच्छा, 19th की क्लास तुम कह रही हो नहीं डाली है मैंने, 20th की डाली है, 19th की नहीं डाली है। ठीक है, सही है, मैं ढूंढती हूँ, मैं करती हूँ उसका भी हल। अच्छा क्लास, कल हम लोगों ने ब्लड ग्रुप्स पढ़ा था। एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग दोस्त? हमने ब्लड ग्रुप्स की वर्क एग्जांपल्स भी की थी क्लास में, ठीक है, जिसमें मैंने आपको पढ़ाया था, आपकी बुक की ही वर्क एग्जांपल्स थी, ये वाली थी, ठीक है, जिसके अंदर एक्चुअली डिस्कस कर रहे थे कि किस तरह से अगर कपल का क्या ब्लड ग्रुप है तो ऑस्प्रिंग का क्या ब्लड ग्रुप हो सकता है। इस तरह से हमने डिस्कस किया था। ये क्लियर हो गया था सबको? आगे बढ़े, ठीक है। टुडे वील बी डूइंग म्यूटेशन। तुम लोग का एक एसी बंद है? नहीं, खराब क्यों हो गया? कल तो वहां से, कल तक तो चल रहा था, स्विच ऑफ किया था। स्विच तो ऑफ नहीं है, देखो स्विच ऑफ तो नहीं है, ऑफ है, तो ऑन करोगे तो ऑन हो जाएगा। तुम लोग को जरूरत है तो करो। मैं तुम्हें बता रही हूँ ना, कल क्लासरूम बहुत ठंडा हो गया था, तो हमने अमानुल्लाह का इंतजार नहीं किया था, हमने डायरेक्ट स्विच ऑफ कर दिया था। एसी चल रहा है। अच्छा जी, म्यूटेशन इज चेंज
Okay, mutation is a change in the sequence of DNA structure. What is mutation? Mutation is the change in the sequence of DNA structure. अच्छा, when I told you in the first class के म्यूटेशन के अंदर अगर आपको याद हो जब हम डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड्स वगैरह पढ़ रहे थे तो आई टोल्ड यू देर आर सर्टेन नाइट्रोजनस बेसिस जो एक सर्टेन सीक्वेंस बनाते हैं डबल हीलिक्स में. ठीक है, 4 नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं. आई एम नॉट गोइंग थ्रू द नेम्स बिकॉज आपको नाम याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको अल्फ़ाबेट्स पता होने चाहिए. ए, T, G, and C. A stands for adenosine, thymine, guanine, and cytosine. ठीक है, नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज दे आर नॉट पार्ट ऑफ योर सिलेबस, बट यू शुड नो हाउ द सीक्वेंस टेक्स प्लेस. अच्छा, हमारी जो पूरी बॉडी का डीएनए की लैंग्वेज है ना, वो इन्हीं 4 अल्फ़ाबेट्स में लिखी हुई है. ये 4 अल्फ़ाबेट्स हैं और इनके डिफरेंट सीक्वेंसेस को आगे पीछे करके टेढ़ा मकोड़ा करके क्या किया हुआ है, पूरी की पूरी जो है वो डीएनए की लैंग्वेज लिखी हुई है, पूरी हमारी बॉडी के कोडिंग लिखी हुई है. जैसे एक ज़माने में बाइनरी फिशन कंप्यूटर की लैंग्वेज होती थी एंड इट वाज ओनली रिटन इन वंस एंड ज़ीरोज़, यानी वंस और ज़ीरोज़ के डिफरेंट सीक्वेंसेस को आगे पीछे करके the whole language of what would we say computer was put down. इसी तरह ह्यूमन का जो पूरा जिनोम है, जो पूरा जेनेटिक मैप है, वो इन्हीं 4 नाइट्रोजनस बेसिस की सीक्वेंस से बना हुआ है. ठीक है, नाउ व्हाट वी नीड टू नो हियर इज कि हमें पता है कि एडेनोसिन बाइंड्स टू थाइमीन, thymine binds to adenosine A. इसी तरह guanine binds to C. And cytosine यानी C binds to नहीं गलत G. ठीक है, ये बाइंडिंग होती है किस तरह से, ये मेरा डबल हीलिक्स है. ठीक है, ये मेरा डबल हीलिक्स है. अब सपोज अगर मेरे स्ट्रैंड में यहाँ C है, C है, G है, A है, C है, तो इसके साथ बाइंडिंग हुई हुई होगी दूसरे स्ट्रैंड की. दूसरे स्ट्रैंड पे क्या आएगा, C के साथ क्या आता है, बिल्कुल, फिर C के साथ, फिर G के साथ, A के साथ, E के साथ. दिस इज हाउ द बाइंडिंग टेक्स. एक स्ट्रैंड हमें पता है मैटरनल स्ट्रैंड होता है, दूसरा स्ट्रैंड कौन सा स्ट्रैंड होता है, पैटर्नल स्ट्रैंड, यानी वन कम्स फ्रॉम द फादर एंड वन कम्स फ्रॉम द मदर. सो बोथ द स्ट्रैंड्स एक्चुअली दे क्या कहेंगे, ट्विस्ट टुगेदर एंड दे बाइंड टुगेदर. And how do they bind? They bind by forming bonds in between these nitrogenous bases. ये क्या है, ये nitrogenous bases है. अच्छा, अब सवाल ये है, yes मिस आप ये दोबारा समझा देंगी, ये समझ नहीं आया मुझे. अच्छा, मैं समझा देती हूँ. देखो, म्यूटेशन इज द चेंज इन द सीक्वेंस ऑफ डीएनए. डीएनए के अंदर एक सीक्वेंस होता है. ठीक है, ये सीक्वेंस है इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस. कौन से 4 नाइट्रोजनस बेसिस हैं, एडेनोसिन, थाइमीन, गुआनिन एंड साइटोसिन. ठीक है, ये 4 नाइट्रोजनस बेसिस हैं जिनके नाम आपको याद नहीं करने, लेकिन उनके अल्फ़ाबेट्स आपको पता होने चाहिए. इन नाइट्रोजनस बेसिस में आपको पता होना चाहिए दैट A binds to T and T binds to A. Similarly, C binds to G and G binds to C. अगर मैंने इस तरफ एक तरफ का सीक्वेंस आपको लिख के दिया है और आपसे पूछा जाए इम्तिहान में कि दूसरी तरफ का सीक्वेंस आप लिख सकते हैं, तो आप लोगों को आना चाहिए. Because we know that C will bind to G, C will again bind to G, G will bind to C, A will bind to T and T will bind to A. This sequence can be given in any order of these alphabets.
ठीक है, इट इज नॉट नेसेसरी कि जो सीक्वेंस मैंने आपको बोर्ड पे दिया हुआ है यही सीक्वेंस आए। ये सीक्वेंस कोई भी हो सकता है, ये ऐसे भी हो सकता है सी जी 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 ए टी टी सी। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि ए से टी बाइंड करेगा, टी से ए बाइंड करेगा, सी से जी बाइंड करेगा और जी से सी बाइंड करेगा। अगर आपको ये चीज याद होगी तो कोई भी सीक्वेंस आपको दिया जाएगा, इट डजेंट मैटर, आप दूसरा तरफ का जो स्ट्रैंड है उसको ऑटोमेटिकली फिल अप कर सकते हैं। क्लियर? तो यानी मिस जो ए टी टी ए जी सी सी जी है मिस, ये एक ही रहेगा लाइक? क्या मतलब एक ही रहेगा? यानी मिस क्या ये बस इनके ऑर्डर्स डिफरेंट होंगे ना, लेकिन ये लोग जी रहेंगे जी, तो बाइंडिंग सेम रहेगी, बाइंडिंग बिल्कुल सेम रहेगी, जो पेयरिंग हुई हुई है वही पेयरिंग रहेगी। जो अल्फाबेट का सीक्वेंस है या ऑर्डर है वो डिफर कर सकता है। ठीक है, अच्छा जी। ठीक है, नाउ वी आर थैंक यू। स्पीकिंग अबाउट द टर्म म्यूटेशन। म्यूटेशन इज डिफाइंड एज द चेंज इन द सीक्वेंस ऑफ डीएनए। चेंज इन द सीक्वेंस का मतलब है कि जाहिर है ये यहाँ से यहाँ तक सपोज इज अ जीन कोडिंग फॉर सम प्रोटीन बीइंग मेड इन द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, अगर इस जीन के अंदर रेप्लिकेशन के दौरान, रेप्लिकेशन समझते हैं क्या होते हैं? जब डीएनए कॉपी कर रहा होता है एक सेल से दूसरे सेल के लिए, ठीक है, जी की जगह अगर यहाँ पे आ जाए ए, तो क्या ये सही रहेगा? ए तो सी से बाइंड ही नहीं करता, बॉन्ड भी नीचे से टूट जाएगा, सीक्वेंस भी खराब हो गया। ऑटोमेटिकली जो प्रोटीन की बनाने की इंफॉर्मेशन या कोई एंजाइम बनाने की रेसिपी या इंफॉर्मेशन इस जीन के अंदर थी वो क्या हो गई? डिस्टर्ब हो गई, गलत हो गई। अब मैं खाना बना रही हूँ, उसमें खाने में नमक की जगह मैं चीनी डाल दूँ, दोनों चीज़ें एक ही तरह की दिख रही हैं, नमक और चीनी सफ़ेद ही है, पाउडर फॉर्म है, पिसा हुआ नमक है, पिसा हुआ चीनी है, क्या दोनों का जायका एक ही रहेगा? सालन में मैं चीनी डाल दूँ तो सही होगा? सालन खराब हो जाएगा ना। इसी तरह ये जीन भी खराब हो जाएगी और ये क्या कहलाएगी? इट विल बी नोन एज अ म्यूटेटेड जीन। इसको जो भी अपना फंक्शन कैरी आउट करना होगा ह्यूमन बॉडी में, वो फंक्शन वो प्रॉपरली कैरी आउट नहीं कर पाएगी। ये बिल्कुल इसी तरह से है कि CAT कैट होता है, अगर मैं C को रिप्लेस कर दूं BAT बैट कर दूं तो दोनों क्या एक ही मतलब हो जाएंगे? दोनों अलग चीज़ है, एक लिविंग थिंग है, एक नॉन लिविंग थिंग है, एक एनिमल है, एक स्पोर्ट्स का आइटम है। अच्छा चलो इसको कर दें CAN, कैन कर दें, तब भी एक ही चीज़ होगी? नहीं होगी। तुम समझ रहे हो? कोई भी अल्फाबेट अगर वर्ड में चेंज कर दोगे तो उस वर्ड की प्रोनाउंसिएशन, उस वर्ड का मतलब चेंज हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह अगर सीक्वेंस ऑफ डीएनए चेंज हो जाता है तो जो भी फंक्शन वो डीएनए कैरी आउट कर रहा होगा वो फंक्शन अब कैरी आउट नहीं हो सकेगा। दिस इज नोन एज म्यूटेशन। ठीक है, व्हाट इज दिस नोन एज? दिस इज नोन एज म्यूटेशन। मिस ये रिपीट कर देगा? क्या म्यूटेशन क्या होता है? म्यूटेशन इज चेंज इन द सीक्वेंस ऑफ डीएनए, ठीक है, एंड ड्यू टू दिस चेंज वट एवर फंक्शन द क्या कहेंगे डीएनए इज कैरिंग आउट और द जीन इज कैरिंग आउट, इट विल नॉट बी एबल टू कैरी आउट प्रॉपरली। दिस इज व्हाट इज म्यूटेशन। The chemical or substances that are responsible for carrying out mutation are known as mutagens. Example बता सकते हैं?
इनक्रेडिबल हल्क वाली मूवी देखी है? हल्क की मिस मूवी एक्समैन देखी में है? भी है। नहीं देखी है? मिस एक्समैन में भी तो है। क्या कह रही है? आई कांट हियर यू। एक्समैन में भी तो है। एक्समैन। एक्समैन, बिल्कुल बिल्कुल एक्समैन में भी है। पहले मुझे हल्क वाली मूवी, मुझे एग्जाम्पल चाहिए, मुझे मूवीज के नाम नहीं चाहिए। ग्रीन कलर का हो जाता है, क्या होता है ऐसा कि वो ग्रीन कलर का हो जाता है? तो किस चीज से उसके डीएनए को एक्सपोज करते हैं? गैमा रेडिएशन। हाँ, किस चीज से एक्सपोज करते हैं उसके डीएनए को? गैमा रेडिएशन से। जब गैमा रेडिएशन से उसके डीएनए को एक्सपोज करते हैं तो उसका डीएनए म्यूटेट हो जाता है। इसी तरह एक्समैन में तो खैर जितने भी एक्समैन है जो म्यूटेशन की मूवी है उसके अंदर जो ज़्यादातर उन्होंने म्यूटेंट्स दिखाए हैं वो नेचुरली फॉर्म म्यूटेंट्स है। उसमें से वुल्वरीन ही एक म्यूटेंट होता है जिसको आर्टिफिशियली म्यूटेट करके वो लोग क्या कहेंगे म्यूटेंट बनाते हैं। ठीक है, तो हम एग्जाम्पल पूछ रहे हैं, तो एग्जाम्पल्स में हमारे पास आ गए गैमा रेडिएशंस। क्या कह रही है? यूवी रेडिएशन। यूवी रेडिएशन कहाँ से आती हैं? अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। क्या करती हैं हमारी स्किन में? कैंसर। कैंसर इज एक्चुअली कॉज्ड ड्यू टू म्यूटेशन ऑफ डीएनए सीक्वेंस ऑफ योर सेल्स। ठीक है, कैंसर क्या होता है? कैंसर मैंने पढ़ाया हुआ है आपको ड्रग्स में, जब टार स्मोकिंग कैंसर याद है, तो मैंने उसके अंदर बताया था कि कैंसर सेल्स ऐसे सेल्स होते हैं जो अनकंट्रोलेबली ग्रो करते हैं, वो अपना फंक्शन कैरी आउट नहीं कर पाते। वो इसीलिए होता है कि उनका डीएनए जो है वो म्यूटेट हो जाता है। उनका डीएनए क्या हो जाता है? म्यूटेट हो जाता है। तो म्यूटेट होने की वजह से वो अपना फंक्शन कैरी आउट नहीं कर सकते, इसलिए वो कंटिन्यूसली क्या करते हैं? डिवाइड करते रहते हैं और फिर ट्यूमर्स या फैब्रॉइड्स बना लेते हैं जिसको कैंसरस सेल्स कहा जाता है। ठीक है, अच्छा, यूवी रेडिएशन स्किन कैंसर करने के बहुत माहिर हैं। और केमिकल होता है फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड एक केमिकल होता है, ये भी आपका वो करवाता है। उसके अलावा न्यूक्लियर रेडिएशन, बहुत कॉमनली हम लोग पढ़ते हैं न्यूक्लियर, जो हिरोशिमा और नागासाकी पे हुआ था, जिसकी वजह से बहुत अरसे तक बच्चे जो है वो म्यूटेटेड पैदा हुए थे। ठीक है, अगर आप लोग नेटफ्लिक्स देखते हैं तो उसमें 100 एक सीरीज है जिसमें न्यूक्लियर अपोकैलिप्स आया था, और उसके अंदर उन्होंने दिखाया 100 ईयर्स बाद जब लोग वापस अर्थ को रिटर्न किए तो उसमें जो है अजीब व गरीब इंसान भी, नॉर्मल इंसान तो हैं लेकिन साथ ही साथ एबनॉर्मल डिफॉर्म्ड लोग हैं, हाथ हैं, चेहरे हैं, जानवर हैं। ठीक है, वो सारे ड्यू टू न्यूक्लियर म्यूटेशंस हैं। ठीक है, तो जो है क्या कहते हैं, ये सारे क्या हैं? म्यूटेजेंस हैं, ऐसे केमिकल्स या ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो बॉडी सेल्स के डीएनए सीक्वेंस को चेंज कर देते हैं। ठीक है, म्यूटेशन कॉज कर देते हैं। अच्छा, बहुत सारे म्यूटेशंस जो होते हैं ना वो साइलेंट म्यूटेशंस होते हैं। साइलेंट म्यूटेशन ऐसे म्यूटेशन होते हैं जो कैंसर कॉज करते हैं, यानी बहुत अरसे तक वो हमारी बॉडी का हिस्सा रहते हैं और एकदम से वो एक्टिव हो जाते हैं। तो ऐसे को क्या कहते हैं? साइलेंट म्यूटेशन। लेकिन बहुत सारे म्यूटेशंस होते हैं जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में अपने आप को एक्सपोज कर देते हैं। ऐसे म्यूटेशंस जो होते हैं वो आपके जेनेटिकली इनहेरिटेड डिजीजेस कॉज करते हैं। ठीक है, क्या कॉज करते हैं? जेनेटिकली इनहेरिटेड डिजीजेस, यानी वो म्यूटेशंस जो हैं वो एक्चुअली हुए हैं ऑन द फर्टिलाइजेशन लेवल या फिर गैमीट फॉर्मेशन लेवल। उस लेवल पे जब ये म्यूटेशन होता है तो डेफिनेटली वो ऑफस्प्रिंग में पास ऑन हो जाता है। हम 3 एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे जेनेटिकली इनहेरिटेड डिजीजेस के जो कि ड्यू टू म्यूटेशन होता है। सबसे पहले है एल्बिनिज्म, दूसरा है सिकल सेल एनीमिया और तीसरा है
डाउन सिंड्रोम, एल्बिनिज्म, सिकल सेल एनीमिया एंड डाउन सिंड्रोम। अच्छा, जो एल्बिनिज्म और सिकल सेल एनीमिया है ये दोनों जीन म्यूटेशन है। ये दोनों क्या है? जीन म्यूटेशन। ये वाला जो है ये है क्रोमोसोमल म्यूटेशन। ठीक है, दोनों में, तीनों में फर्क है। जो डाउन सिंड्रोम है इसे कहते हैं क्रोमोसोमल म्यूटेशन, ये क्रोमोसोम के लेवल पे होता है, जबकि ये दोनों जो हैं ये हैं जीन म्यूटेशन। क्लियर एवरीबॉडी? अच्छा जी, ये स्क्रीन क्लियर कर दूं मैं? आई नीड अ क्लियर न्यू स्क्रीन। घर बैठे हुए बच्चे स्क्रीन क्लियर कर दूं? मिस 1 मिनट। Okay. We'll start with albinism. Albinism में क्या होता है? The gene responsible for making melanin is mutated. What is melanin? क्या color? Melanin is that pigment that is synthesized in the skin and it gives your skin and hair its characteristic color. ठीक है, we have studied about melanin in the chapter of skin. ठीक है, कि melanin is a protein which is responsible for giving the skin and hair its characteristic color. तो albinism में क्या होता है? The gene that is responsible for the formation of melanin becomes mutated. When it becomes mutated, definitely melanin will not be formed in the body. As a result, what will happen is that the offspring that will be born will have white skin, white hair, iris will be white. Iris समझते हैं, pupil के around जो iris है, it will in fact not be white. It will not have any color. It will appear to be red due to the reflection of blood vessels in the iris. ठीक है, it will appear to be red due to the reflection of blood vessels in the iris. ठीक है, so this is what happens in albinism. अच्छा, let me tell you that the gene for albinism is recessive. The gene for albinism is recessive. That means it will only express itself in the homozygous condition. Shabash. It will only express itself in the homozygous condition. In the heterozygous condition, it will not be able to express itself. Okay, let's put this down. बातें नहीं,
मैं ये मिटा दूंगी, रुमैसा बातें नहीं करें। ओके, albinism में क्या है? Melanin is a protein in skin that is responsible for giving the skin and hair its characteristic color. In albinism, the gene responsible for the formation of melanin is mutated, thus melanin is not formed in the organism's body. The organism has white skin, hair, and the iris appears to be red due to blood vessels in the iris. This is a recessive gene mutation. That means that the gene can only express itself phenotypically in the homozygous condition, that is small a, small a. Normal person will have genotype capital A, capital A. Normal person with heterozygous genotype capital A, small a is a carrier for the disease but will not suffer from it. Is it clear? Transferable. हार्मफुल सिर्फ इस हिसाब में होती है कि क्योंकि मेलानिन नहीं होता, तो मेलानिन का काम एक और, अगर आपको याद होगा, यूवी रेडिएशन से भी स्किन को प्रोटेक्ट करना है, तो कैंसर कॉज होता है या स्किन बर्न हो जाती है। इसके अलावा कोई हार्म नहीं है। ठीक है, आगे बढ़े।
डन, ओके। ये देखिए, if mom and dad are both heterozygous for albinism, they will have this genotype, capital A and small a. That means mom and dad both are normal looking, okay? But since they are heterozygous, they are carriers of the albino gene. Okay? Both the parents have normal pigmentation, but they are still carriers of the albino gene. Now, when they have children, 25% chances होंगे that a child with albinism is born. ठीक है, आप देख सकते हैं 75% चांस है that a normal child is born, ठीक है, but 25% chances हैं that a child with albinism is born. Why? Because both the mother and father are heterozygous for the gene of albinism. मैंने आपको बताया था जब भी कोई रिसेसिव डिजीज होनी होती है या कोई रिसेसिव जो कैरेक्टर है वो फिनोटिपिकली एक्सप्रेस करवाना होता है तो ज़रूरी होता है कि दोनों माँ बाप में के पास, माँ और बाप दोनों के पास वो रिसेसिव जीन होनी चाहिए. अगर एक के पास होगी, सपोज मॉम इज हेट्रोजाइगस एंड डैड इज होमोजाइगस नॉर्मल, तो डू यू थिंक अल्बिनो चाइल्ड कैन बी बोर्न? नो, तब एल्बिनो चाइल्ड नहीं बॉर्न होगा. क्यों? क्योंकि बाप के पास एल्बिनिज्म की जीन नहीं है. लेकिन अगर दोनों के पास एल्बिनिज्म की जीन होगी यानी स्मॉल ए, then there are 25% chances that an albino child is born. Clear everybody? उनके अपने पेरेंट्स से, हाँ, जरूरी नहीं है, हो सकता है वो भी हेट्रोजाइगस हो. देखो अब ये बच्चा पैदा हुआ है, ये भी तो हेट्रोजाइगस है, ये भी तो पेरेंट बनेगा. इसी तरह कोई और भी ये जीन ला सकता है. तो उनके पास फिर चांसेस ही नहीं होते उनके बच्चे भी है एल्बिनो की. उस हाल में उनके बच्चे भी होंगे क्योंकि उनके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, नॉर्मल जीन है ही नहीं. समझे? अच्छा जी, क्योंकि देखो हमें एल्बिनोस इसलिए इतने कॉमनली नजर नहीं आते क्योंकि ये रिसेसिव जीन है. तो रिसेसिव जीन जो है वो क्या होती है, डोमिनेंट से दब जाती है. अगर वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में आ जाती है तो वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाती, लेकिन जनरेशंस में कैरी फॉरवर्ड हो जाती है. क्लियर? ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन व्हिच इज सिकल सेल एनीमिया. अच्छा जी, रेड ब्लड सेल्स का क्या काम होता है? ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन बॉडी में ट्रांसपोर्ट करना. ठीक है, रेड ब्लड सेल्स बाइकॉनकेव शेप के होते हैं. बाइकॉनकेव शेप होने से क्या फायदा होता है कि उनके अंदर ऑक्सीजन आसानी से डिफ्यूज कर जाता है. ठीक है, दिस डिजीज इज अगेन अ रिसेसिव जीन डिजीज. जैसे एल्बिनिज्म थी वैसे ये भी है. सिकल सेल एनीमिया के जीन में क्या होता है, द जीन दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ द शेप ऑफ द रेड ब्लड सेल इट गेट्स डिफेक्टेड. ठीक है, जो जीन रिस्पॉन्सिबल है टू मेक द शेप ऑफ द रेड ब्लड सेल दैट इज बाइकॉनकेव, that gene gets defected, and when that gene gets defected, the red blood cell do not form a biconcave shape. Instead they form a sickle shape. sickle पता है क्या होता है? वो जो हार्वेस्टिंग में काटने के लिए नहीं होता, यूं क्रीसेंट की तरह का, इस तरह यूं काटने वाला नहीं होता, इस तरह का कुछ है ना, इसे सिकल कहते हैं. ठीक है, तो वो क्या हो जाते हैं, रेड ब्लड सेल्स इंस्टेड ऑफ बिकमिंग बाइकॉनकेव शेप दे बिकम
सिकल शेप। अब सिकल शेप रेड ब्लड सेल और एक नॉर्मल बाइकॉन्केव रेड ब्लड सेल के सरफेस एरिया में फर्क है या नहीं है? Do you think oxygen will be efficiently diffusing inside the sickle shaped red blood cell? No. Automatically, the person suffering from sickle cell anemia is going to get a low oxygen count. Anemia हुआ है ना, anemia का क्या होता है? Anemia का मतलब, स्पेलिंग मैंने anemia की गलत लिखी है, ठीक है। anemia में क्या होता है? ऑक्सीजन के लेवल्स बॉडी में कम हो जाते हैं, है कि नहीं है? हीमोग्लोबिन कम होता है, इसलिए ऑक्सीजन भी कम हो जाता है। तो डेफिनेटली जब सिकल शेप्ड होगा तो उसका शेप भी डिफरेंट होगा, तो उसमें हीमोग्लोबिन का काउंट भी कम होगा, तो ऑक्सीजन की एब्जॉर्प्शन भी कम होगी। जब ऑक्सीजन कम होगी तो ऐसे बंदा इज गोइंग टू सफर फ्रॉम एनीमिया, यानी उसके अंदर ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन एफिशिएंटली नहीं हो रही है। अगर सपोज हमारी बॉडी में 15 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन चाहिए, आई एम जस्ट अज्यूमिंग एंड सपोजिंग कि सपोज वी नीड 15 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन थ्रू आउट द डे। अब एक जो सिकल सेल पर्सन होगा वो सिर्फ और सिर्फ 2 या 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन प्रोवाइड कर सकेगा। विल दैट बी इनफ टू कैरी आउट द डिफरेंट मेटाबॉलिक रिएक्शंस ऑफ द बॉडी? नो, such a person will die. In fact, it's not going to be a person, it's going to be an infant. Such an infant dies in the early days of his or her birth. ठीक है, वो बच्चा बड़ा हो ही नहीं पाता। ड्यू टू दिस डिजीज क्या होता है कि वो अपनी जिंदगी के शुरू के दिनों में ही, ज़्यादा बहुत भी हुआ तो 1 महीना जिंदा रह लेगा, ठीक है, उससे ज़्यादा ये बच्चा ज़िंदा नहीं रह पाता, क्योंकि उसकी बॉडी की ऑक्सीजन की जो प्रोविज़न कहेंगे या जो प्रोवाइडिंग पावर है वो बहुत कम होती है। क्योंकि वो ऑक्सीजन प्रॉपर्ली बॉडी में पहुंच नहीं पाती, तो बॉडी अपने मेटाबॉलिक रिएक्शंस नहीं कर पाती, इसकी वजह से बॉडी फंक्शन नहीं करती और मर जाती है। ठीक है, ये अगेन क्योंकि रिसेसिव जीन है तो ये किस कंडीशन में होगा? होमोजाइगस। ये किस कंडीशन में होगा? होमोजाइगस। हेट्रोजाइगस की इसकी कहानी थोड़ी डिफरेंट है। हेट्रोजाइगस पहले होमोजाइगस लिख लो, फिर हेट्रोजाइगस पे आते हैं। HAE, सॉरी।
बोलो, चेक तो होने दो, चेक ही नहीं हुआ। Red blood cells have a protein, hemoglobin, that is responsible for transportation of oxygen through the body. In sickle cell anemia, the RBCs become sickle shaped instead of biconcave and are not able to transport oxygen efficiently throughout the body. Such an infant dies within a few months of its birth. The gene for sickle cell anemia is recessive, thus a person only suffers from it in homozygous condition. ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, Okay, if a person is heterozygous for sickle cell anemia, यानी उसके पास नॉर्मल की जीन भी है और सिकल सेल की भी जीन है, then he or she can survive although the demand of oxygen is not completely fulfilled and the person needs to prevent from extensive physical activities. यानी अगर 15 नॉर्मल की थी और सिकल सेल में 2 मिल गई थी तो इस बंदे को कहीं बीच में 8 या 9 का नंबर मिल रहा होगा, तो वो 8 या 9 तक में सरवाइव कर सकता है, उसके वाइटल फंक्शंस बॉडी के बिल्कुल सही चल रहे होंगे, लेकिन फिजिकल एक्टिविटी से उसको एक्चुअली अपने आप को प्रिवेंट करना होता है। क्यों? क्योंकि वो फिजिकल एक्टिविटीज़ फिर उससे ऑक्सीजन की डिमांड मज़ीद बढ़वाएंगी। अच्छा, this is an example of codominance where half of the cells of the body are normal and the other half are sickle cell। ठीक है, इसकी तस्वीर कुछ यूं आती है, मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है, आपकी बुक का ही डायग्राम है, ये देख रहे हैं आप, ये नॉर्मल सेल्स हैं और ये वाले सिकल सेल्स हैं। ठीक है, ये जो नोकीले हैं ये सिकल सेल्स हैं और गोल वाले कैसे हैं? नॉर्मल सेल्स हैं। तो दीज आर एक्चुअली फॉर्म ड्यू टू कोडोमिनेंस। अच्छा, सवाल ये है कि जब इस
जीन का बच्चा जब पैदा होता है तो वो महीनों में ही मर जाता है। अग्री? रिप्रोडक्शन तक तो पहुंचता ही नहीं है, प्यूबर्टी, ठीक है। फिर ये जीन आज तक कैसे चल रही है? बिल्कुल हेट्रोजाइगस फॉर्म में चल रही है, तो इसलिए चल रही है। अच्छा, बहुत सारी ऐसी जीन्स हैं जो हेट्रोजाइगस फॉर्म में होने के बावजूद भी एवोल्यूशन उनको वाइप आउट कर देता है, ठीक है, एवोल्यूशन उनको वाइप आउट कर देता है। लेकिन आज भी ये जीन अफ्रीकन कंट्रीज में बहुत कॉमनली प्रिवेल कर रही है, बहुत कॉमनली। रीज़न है कि इस जीन का होने की वजह से, इस जीन के होने की वजह से लोगों में मलेरिया नहीं होता। हमारे यहाँ तो मलेरिया बहुत हल्का फुल्का नाम की बीमारी है, हुआ एक हफ्ता छुट्टी मनाई घर पे, दवाएं खाई, सेट हो गए, ठीक है। लेकिन जो मलेरिया, असली में मलेरिया होता है ना, वो एक्चुअली एक लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज है। और ये ज़्यादातर उन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट या अफ्रीकन कंट्रीज जैसी जो जगह है ना फॉरेस्ट वाली, जहाँ मच्छर बहुत ज़्यादा होते हैं, वहाँ पे होता है। अच्छा, जो मलेरिया का पैथोजन होता है या पैरासाइट होता है, प्लाज्मोडियम आपने पढ़ा हुआ है, वो नॉर्मल रेड ब्लड सेल के अंदर जाके चला जाता है और उसको इन्फेक्ट कर देता है। अगर आपको याद हो, मैंने थोड़ा सा आपको मलेरियल पैरासाइट की लाइफ साइकिल बताई थी कि वो रेड ब्लड सेल्स को इन्फेक्ट करता है तो एनीमिया हो जाता है मलेरिया में, ठीक है। तो वो नॉर्मल रेड ब्लड सेल्स को तो इन्फेक्ट कर देता है, लेकिन सिकल सेल रेड ब्लड सेल्स को वो इन्फेक्ट नहीं करता, उसके अंदर घुस ही नहीं पाता। तो जो लोग अफ्रीकन कंट्रीज में सिकल सेल के लिए हेट्रोजाइगस होंगे, जो लोग सिकल सेल के लिए अफ्रीकन कंट्रीज में हेट्रोजाइगस होते हैं, उनके पास ज़्यादा चांसेस होते हैं सरवाइव करने के एज कंपेयर टू अ नॉर्मल इंडिविजुअल, जैसे लाइक मी और यू। We are not suffering from sickle cell anemia. We have the genes for making normal red blood cells. अब जब मैं किसी अफ्रीकन कंट्री में जाके रहती हूँ और मुझे मलेरिया हो जाएगा, तो मेरी तो सेल्स नॉर्मल है, और वहाँ का जो प्लाज्मोडियम पैरासाइट है वो तो बहुत खतरनाक है, वो सारी की सारी मेरी सेल्स में घुसेगा, उनको इन्फेक्ट करेगा और इन्फेक्ट करके मुझे मार देगा। लेकिन जो लोग हेट्रोजाइगस होते हैं सिकल सेल एनीमिया के लिए, उनकी आधी सेल्स इन्फेक्ट होती हैं और आधी नहीं होती। जब आधी सेल्स इन्फेक्ट नहीं हो पाती तो वो पैरासाइट एक्चुअली उस तरीके से बॉडी को अटैक ही नहीं कर पाता फुल फ्लैश, जो उसको मार सके। अल्टीमेटली क्या होता है, आधी सेल्स इन्फेक्टेड है, आधी नहीं है, तो वाइट ब्लड सेल्स को, उस थोड़े से काउंट को कंट्रोल करना आसान होता है। And a heterozygous sickle cell anemia patient can easily recover from malaria. ठीक है, ये बुक में आपके दिया हुआ है लैम्पिंग में कि why such genes have prevailed over the centuries. कुछ जीन्स हैं जो completely wipe out हो गए हैं, कुछ जीन्स हैं जो कुछ एरियाज में आज भी जिंदा हैं। वो रीज़न यही है कि वहाँ पे दे हैव अ बेनिफिट ओवर द डिजीज ऑफ मलेरिया। कि मलेरिया का जो पैथोजन है, जो पैरासाइट है, वो एक्चुअली सिकल शेप सेल्स में डेवलप नहीं कर पाता, और क्योंकि वो डेवलप नहीं कर पाता तो ऑटोमेटिकली क्या होता है कि वो बंदा जो हेट्रोजाइगस होता है सिकल शेप के लिए सेल के लिए, वो जिंदा रह जाता है, ठीक है। HbA, normal hemoglobin, can get malaria and is not anemic. HbS, sickle cell hemoglobin, can get malaria and is anemic, ठीक है। S क्यों मलेरिया ले सकता है, क्योंकि वो होमोजाइगस है, उसको लगेगा वो मर जाएगा, ठीक है। लेकिन HbS and HbA, normal hemoglobin, mild anemia, increase resistance to malaria,
क्यों? क्योंकि आधे सेल्स जो हैं वो मलेरिया कर रहे हैं और आधे सेल्स में मलेरिया होता ही नहीं, वो थोड़ा बहुत ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करते हैं और इस तरह से वो मलेरिया को कॉम्बैट करते हैं। क्लियर? ये यहाँ पे ना कैनॉट गेट मलेरिया होना चाहिए, ये इंटरनेट से उठाइए मैंने स्लाइड, इसमें गलती है, ये कैनॉट गेट मलेरिया होगा, ये कैन गेट नहीं होगा, ये कैनॉट गेट होगा। ठीक है, क्लियर? आखिरी डिजीज पे चलें। एक डिजीज रह गई, फिर आज की आखिरी, आज की आखिरी 3 ही पढ़नी थी, 3 ही पढ़ा ली। ठीक है, अच्छा जी, आ जाए ये वाली डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम, दिस इज अ क्रोमोसोमल म्यूटेशन। ठीक है, this is a chromosomal mutation where an individual has 47 chromosomes instead of 46. ठीक है, थ्री हो जाते हैं, ट्रिपलेट ही कहेंगे इसको, और क्या कहेंगे। ठीक है, the 21st pair of chromosome in such an individual gets mutated and becomes a triplet instead of a pair. हाँ, अभी बता रहे हैं, सब पढ़ाएंगे। ये देखिए, ये मेल गैमीट है, ये फीमेल गैमीट है, सॉरी फीमेल है, ये मेल है पेरेंट, ये फीमेल है। जब गैमीट्स बन रहे होते हैं तो ये जीन जो है, ये डिजीज जो है, ये फीमेल से आती है। ये डिजीज जो म्यूटेशन है ये फीमेल से आती है, ये मेल से नहीं आती। ठीक है, फीमेल के गैमीट्स किसी भी वजह से म्यूटेट हो जाते हैं और म्यूटेट होने की वजह से एक एग के अंदर कितने 24 क्रोमोसोम्स आ जाएंगे और एक में 22। ठीक है, और जो 21st क्रोमोसोम होगा, ये नजर आ रहा है मेरा कर्सर? Can you see my cursor? If you don't can't see, look at it in the book. ठीक है, जो 21st क्रोमोसोम का पेयर है, ये 2 की जगह क्या बन जाता है? 3 का। अब अगर ऐसा म्यूटेटेड एग किसी स्पर्म से फर्टिलाइज हो जाएगा तो अल्टीमेटली द चाइल्ड विल लैंड अप विथ 47 क्रोमोसोम। ठीक है, क्यों? क्योंकि एग में 23 हैप्लॉइड एग नहीं था, वो 24 हैप्लॉइड एग था। ये म्यूटेशन की वजह से, फर्टिलाइजेशन से पहले गैमीट फॉर्मेशन पे अगर एग म्यूटेशन हो जाता है और किसी भी वजह से जो है म्यूटेशन 21st पेयर में होता है और वहाँ पे 23 की जगह 24
क्रोमोसोम्स एक एग में आ जाते हैं तो डेफिनेटली फिर द रिजल्टिंग ऑफस्प्रिंग विल रिजल्ट फ्रॉम डाउन सिंड्रोम। अच्छा, डाउन सिंड्रोम का क्या होता है? डाउन सिंड्रोम में बेसिकली लर्निंग डिसेबिलिटीज़ होती हैं, ठीक है। फिल ब्रैडफील्ड में मिलेगा तुम्हें, ये लैम्पिंग में नहीं मिलेगा, ठीक है। डाउन सिंड्रोम के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें लर्निंग डिसेबिलिटीज़ होती हैं। लर्निंग डिसेबिलिटीज़ से मतलब है उनकी ब्रेन की ग्रोथ बहुत स्लो होती है, फिजिकल ग्रोथ नॉर्मल होती है, ठीक है। फिजिकल ग्रोथ, प्यूबर्टी सब कुछ होता है उनमें, लेकिन जो ब्रेन की ग्रोथ होती है वो बहुत शदीद स्लो है, ठीक है। अक्सर इसी वजह से जो बच्चे होते हैं उनके स्वोलन फेसेस होते हैं, स्वोलन बॉडीज़ होती हैं, स्वोलन आईज होती हैं, क्योंकि वो प्रॉपरली उन फंक्शन चीज़ों को यूज़ नहीं कर रहे होते, बैठे रहते हैं। जैसे छोटा बच्चा बैठा रहता है, कुछ नहीं करता, वो भी ऐसे ही बैठे रहते हैं, तो इस वजह से उनकी बॉडी स्वेल कर जाती है, ठीक है। ये उनके अपीयरेंस के चेंजेस, बस दैट इज ऑल। कोई सवाल है तो पूछिए। मैं तुम लोग को दिखा देती हूँ डाउन सिंड्रोम पेशेंट, ये लिख लो, मैं गूगल कर देती हूँ। तुम क्या पूरा हफ्ता आती हो? तुम भी, तुम आई थी कल? नहीं आई थी कल, कौन आया था? तुम पूरा हफ्ता आती हो क्यों? इसलिए पूरा हफ्ता आना पड़ता है। पिछले हफ्ते भी आई, इस हफ्ते भी आई, अब कब तक है? अब आती रहोगी। अच्छा, अटेंडेंस पूरी कर लो। आओ, बेटा लिख लिया, हटा दूं? ये देखो, दिस इज हाउ अ डाउन सिंड्रोम पेशेंट लुक्स लाइक। कैन यू सी? अ swollen face, a swollen body, swollen eyes, ठीक है। दिस इज व्हाट अ डाउन सिंड्रोम पेशेंट लुक्स लाइक, ठीक है। पूरी चेहरे swollen है। दिस इज व्हाट अ डाउन सिंड्रोम पेशेंट नॉर्मली लुक्स लाइक, ठीक। सर जी, वीडियो अपलोड कर दो। अब देखो, आज 26 है और क्या टाइम आ रहा है इस वक्त 26 की रिकॉर्डिंग्स का? अब तुम बताओ मैं इस हिसाब से किस तरह से रिकॉर्डिंग सुनूं? ये देखो, अब तुम मुझे 19 का कह रही हो, चलो जब तक मैं 19 की बताती हूँ। ये आ गई 19 की रिकॉर्डिंग। अब 19 था मंडे, 19 था मंडे। मंडे को हमारी क्लास होती है, मंडे को कितने बजे क्लास होती है? नहीं ना, 11:45 पे होती है। 11:45, 24 आवर में क्या हुआ? 23:45, ठीक है। अब 19 का देखो, 23:10 की है और ये है, कोई क्लास है ही नहीं और बीच 23:10 के बाद कोई क्लास ही नहीं है। अब अगर मैं इसको यूं करके लूं, सपोज अगर मैंने लेट रिकॉर्डिंग की है, 2017 की क्लास है, देखते हैं ये वाली है हमारी।
ये देखो ये हमारी क्लास ही नहीं है। कर दी सारी क्लासें अपलोड कर दी भाई, सिर्फ 19 की क्लास नहीं मिलनी, मुझे मिल ही नहीं रही है वो क्लास, में क्या करूं? रिकॉर्ड तो सारी होती है, मैं चेक करती हूँ। अब अगर मैं 23 ये वाली देखूं, ये वाली तुम लोग कह रहे हो कि मैंने अपलोड कर दी है, ये वाली अपलोड कर दी है ना। अब ये देखो ये वाली मैंने जो अपलोड की है ये कब की आ रही है? मिस क्लास खत्म हो गई, जी बेटा क्लास खत्म हो गई, मुझे डरा दिया। हम लीव कर सकते हैं? जी बेटा जाओ। ये देखो ये आ रही है 19 की, ये वाली क्लास है 2310 वाली। अच्छा तो हो सकता है मैंने 20 की सही नहीं डाली हो, 20 की देख लेते हैं। 20 ट्यूसडे था, ट्यूसडे को क्या क्लास थी? ओ गॉड, ये सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है।